श्वेता, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप एक अरसे से उत्तराखंड की बदहाली को लेके, उत्तराखंड के पिछड़ेपन को लेके और उत्तराखंड में जो अव्यवस्था और अराजकता दिखाई दे रही है नया राज्य बनने के दिन से लेके आज तक, आप बौद्धिक तौर पर अपने एनजीओ के जरिए संघर्ष करती रही हैं। और ये कहा जाता है कि अगर उत्तराखंड में एक पत्ता भी हिलता है तो उसको लेके श्वेता को चिंता रहती है, श्वेता को के मन में बड़ा दर्द होता है। मैं आज आपसे यही जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वजह है कि नया राज्य बनने से लेके आज तक जिस मकसद से उत्तराखंड को अलग राज्य बनवाया गया था और उत्तराखंड के हजारों हजारों लोगों ने संघर्ष किया था, आज भी वह मकसद पूरा नहीं हुआ है या मकसद से कोसों दूर है उस लक्ष्य से। आपकी नज़र में क्या है कारण है इसका? जी सर, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपका कि आपने एक वहाँ की युवा आवाज को पहचानने की कोशिश करी। आपने हमारा दर्द समझा, आपने समझने की कोशिश करी कि क्यों उत्तराखंड से दूर रहते हुए भी हृदय में आज पीड़ा है। नया राज्य करते करते भी सर 2009 नवंबर जब राज्य की स्थापना हुई थी, आज उस बात को भी 21 साल हो चुके हैं। 2000 वर्ष ये जो 21 वर्ष का सफर रहा है, ये वही समय है जब हम लोग भी एक उम्र हमने पूरी देखी है। आंदोलनकारियों का राज्य रहा है उत्तराखंड, आंदोलन करके ये राज्य लिया गया था क्योंकि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में रहते हुए हिमालय क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं होता था। चाहे स्वास्थ्य की बातें की जाएं या शिक्षा की बातें की जाएं या बेसिक राइट्स जो थे लोगों तक पहुंचते नहीं थे। तो बहुत दुख की बात है कि उस समय जो रमाशंकर कौशिक जी की अध्यक्षता में जो कौशिक समिति की जो रिपोर्ट थी, जो पॉइंट्स डिसाइड किए गए थे कि इन पॉइंट्स पर राज्य की स्थापना हो, जैसे कि बांध बनता है या कोई भी चीजें होती हैं, तो हिल राज्य के लोगों के लिए ये चीजें होनी चाहिए। वो सारे पॉइंट्स को दरकिनार करते हुए जो नई सरकार आई 2000 से, तब से लेकर अब तक किसी ने भी बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करी। दुख यहाँ होता है कि जो 13 जिले के लोग हैं आज संघर्ष करते करते ये कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो हम यूपी के समय में थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ना तो न्याय हुआ, चीजें बद से बदतर होती चली गई। स्वास्थ्य सेवाएं जिन्होंने 80 के दशक या 90 के दशक में उत्तराखंड में जो लोग रहे हैं, मैं नैनीताल की बात करूं या देहरादून की बात करूं, जो बेस अस्पताल था, जो आम आदमियों के लिए सुविधाएं थी, उसमें भारी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो एक्सपोजर की कमी है, जनता को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और दूसरा, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक और सांसद, कहीं ना कहीं उनमें भी विल पावर की कमी है, वही अपनों का दर्द नहीं समझे। इसलिए आज भी प्रसव के वक्त दम तोड़ती महिलाओं की बात करें या पिथौरागढ़ के सीमांत में जो बच्चे जिस तरह से नदी पार करके स्कूल जाते हैं, प्रोग्रेशन की बजाय रिग्रेशन होता चला गया इन 21 सालों में। तो ये एक बहुत दुखद पहलू है और ये देखकर बहुत दुख होता है कि जब ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ हम लोग कीप अप कर रहे हैं, यंगर जनरेशन, हम लोग बाहर के लोगों को देखते हैं, बच्चों को विकास करते देखते हैं और अपने प्रदेश के बच्चे स्टोन एज की तरफ धकेले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सर बहुत पीड़ा होती है मन को। देखिए, जिस समय उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो शुरुआती दौर में आप सबको पता है कि देश की सारी राष्ट्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश के विभाजन के खिलाफ थीं। जी। और यहाँ तक कि जो मुलायम सिंह यादव की क्षेत्रीय पार्टी थी, वो अभी उत्तराखंड के अलग राज्य बनाए जाने के पक्ष में नहीं थी। धरना प्रदर्शन आंदोलन के दबाव के चलते उत्तराखंड के जनमानस को अपने खिलाफ होते देखकर अंत में मुलायम सिंह यादव ने एक रमाशंकर कौशिक कमेटी का गठन किया था। मुलायम सिंह जी। की सरकार में ही रमाशंकर कौशिक जी एक सीनियर मंत्री थे और जी। कौशिक कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका कि आपने अभी जिक्र किया। जी। अलग राज्य बन गया। अलग राज्य बनने के बाद जैसा कि हमेशा होता है कि जो मूल आंदोलनकारी थे, जो संघर्ष के साथी थे, वे तो पीछे छूट गए। और सत्ता आने के बाद जो सत्ता की बंदरबांट शुरू हुई, सत्ता जी। के आसपास जो सत्ता के दलालों की धमाचौकड़ी होने लगी, वह शायद जो मकसद था अलग राज्य बनाने का, वो पीछे छोड़ दिया। और उत्तराखंड में भी वही काम होने लगा जो देश के अलग राज्यों में
सदियों से होता दिखाई दे रहा है, दशकों से होता दिखाई दे रहा है। और जी, शायद यही कारण है कि जब सत्ता के बंटवारे की बात आई, तो उसमें क्षेत्रीयता हावी हो गई, जातीयता हावी हो गई, अगड़े-पिछड़े की राजनीति हावी हो गई, वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई। और जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो उत्तराखंड में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब भी वहाँ मुख्यमंत्री का चयन करना होता है, जब भी वहाँ मंत्रियों का चयन करना होता है या अलग राजधानी बनाने का निर्णय करना होता है, तो उसमें वोट बैंक पहले देखा जाता है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन पहले देखा जाता है। और शायद यही कारण है जिसकी की चिंता आपने अभी जाहिर की है कि जो मूल मकसद था विकास का, जो मूल मकसद था एम्प्लॉयमेंट का, जो मूल मकसद था वहाँ की जनता को ग्लोबल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके साथ जोड़ के आगे ले जाने का, जो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का वह न करके सरकार चलाना ही मूल मकसद हो गया कि जोड़-तोड़ करके, विधायकों की खरीद-फरोख्त करके, वोट बैंक जी। को अपने पाले में करके, चाहे पैसे के दम पर या जातीय समीकरण की लॉलीपॉप दिखा के और सत्ता हथियाया जाए, सत्ता में बने रहा जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हम कहें कि कांग्रेस की जो सरकार रही उत्तराखंड में और बीजेपी की जो सरकारें रही उत्तराखंड में, क्या कोई आपको बेसिक कल्चर या दिखाई दिया अंतर उसमें वर्किंग स्टाइल में या कल्चर उनके वर्किंग कल्चर में कोई अंतर दिखाई दिया? पार्टियाँ बदलती रहीं, लेकिन क्या वर्क कल्चर कहीं कोई अंतर दिखाई दिया आपको? सबसे पहले तो सर मुख्यमंत्री बदलने की जो कवायद शुरू करी दोनों पार्टियों ने, कहीं न कहीं मुझे लगता है ये अवमानना होती है, मैंडेट जब जारी होता है मेजॉरिटी में भी सरकारें आई हैं गठजोड़ करके भी बनाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से मनमाने तौर पर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है, दोनों दलों की, दोनों राष्ट्रीय दलों की वहीं से तय हो जाती है कि आला कमान जो हाई कमान है दोनों पार्टीज़ का, वो प्रदेश के लोकल डिमांड को आगे नहीं रखता है, वो कहीं न कहीं अपनी मनमानी करता है। तो सबसे पहला सिमिलैरिटी तो ये आ जाती है, डिफरेंसेस की बात तो बाद में आएगी। दूसरा जो है सर क्षेत्रीय जो यहाँ के लोग हैं जिस समय राज्य की स्थापना हुई थी क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, उस समय हम लोग देखते थे कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। अचानक से इतनी सारी विधानसभाएं आ गई थी, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, सभी विधायक कहीं ना कहीं दिल्ली का रुख कर लेते हैं, डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं, लोकल की समस्याओं को ऊपर रखने की बजाय ऊपर के थोपे गए निर्णय को जनता के ऊपर थोपते हैं। तो ये तो एक समानता है दोनों पार्टीज में। डिफरेंस की अगर बात करें तो कुछ दलों कुछ जो हैं जो बड़े नाम हैं जैसे एनडी तिवारी जी हैं, हालांकि वो भी उत्तराखंड बनने के खिलाफ थे। उन्होंने कुछ हद तक, क्योंकि एक बड़े स्तर के नेता थे, राजनीति को समझते थे, कुछ हद तक इंडस्ट्रियल विकास की बातें कही जाए या फिर कुमाऊं का एक बड़ा अस्पताल कहा जाए, कुछ चीजें दी हैं क्योंकि कद के और स्तर के हिसाब से ही घोषणाएं होती हैं। या हरीश रावत जी का मैं की बात कहूं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में खंडूरी जी की बात कहूं, जब स्तर के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो उन्होंने जरूर छिटपुट बीच में कुछ चीजें, कुछ अच्छी योजनाएं लाने की कोशिश करी। लेकिन अगर दल के तौर पर बात की जाए तो दोनों दल ने कोई कोताही नहीं बरती। दोनों ही दल सेंटर ऑपरेटेड है, दोनों ही दलों में लोकल आवाज, लोकल डिमांड और लोकल की बातों को, लोकल के कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार कर दिया जाता है। क्या आप यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जो उत्तराखंड में की सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है और दिल्ली से उसका बिल्कुल सर। नियंत्रण रहता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो? निश्चित तौर पर सर। और दूसरा आपने जो बताया तो जो मैं उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो छुटभइये नेताओं को मुख्यमंत्री की कमान दे दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया, तो उनके अंदर विज़न की कमी थी और जो विज़न भुवन चंद्र खंडूरी जी का था, नारायण दत्त तिवारी जी का था या हरीश रावत का था, तो उस तरह का विज़न छुटभइये जो लोग थे, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो ज़रूर पहुँच गए, लेकिन उनके पास वो विज़न नहीं था। तो लय का विज़न के चलते उत्तराखंड और का न तो विकास हो पाया, न उत्तराखंड की बदहाली दूर हो पाई और न उत्तराखंड के लोगों को उनके साथ न्याय हो पाया, जिसकी उम्मीद लगा के वे लोग उत्तराखंड को अलग राज्य
बनाने के लिए संघर्ष किए थे। आपका ये कहना है? जी, नहीं, मेरा कहना सर ये था कि जो आपका मूल सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में कुछ डिफरेंसेस अगर रहे हों, तो दल के तौर पर कोई डिफरेंस नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो नाम मैंने लिए, जो बड़े नेता थे, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रखते हैं, वो भी मजबूर दिखते हैं आलाकमान के सामने। उनका भी विज़न कहीं न कहीं बैक सीट ले लेता है, जब बात आती है हाईकमान को रिपोर्ट करने के मामले में। तो मैंने ये बात कही थी कि समानताएं ही दिखी, लेकिन पर्सनैलिटी की अगर बात करें, अच्छे बुरे लोग दोनों पार्टीज में हैं। कहीं ना कहीं जब बड़ा नेता कोई कुर्सी पर काबिज हुआ, तो उन्होंने कहीं छुटमुट निर्णय लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने की कोशिश करी। विपक्ष में आते ही स्वर कुछ और थे, लेकिन पक्ष में बैठते ही जैसे ही वो सरकार बने, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, तो स्वर बदल गए, मजबूरियां दिखाई जाने लगी। क्योंकि नहीं तो खंडूरी जी या फिर हरीश रावत जी जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना बेबस से लगे हमारे बड़े नेता, जहां तक हाईकमान की बात आती है दोनों सरकारों की, दोनों पार्टियों की। ये मेरा कहना था सर। अच्छा श्वेता, आपको क्या लगता है कि गैरसैंण को लेके एक आम राय क्यों नहीं बन पा रही है कि नया राजधानी गैरसैंण में बनाया जाए? उसमें कुमायूं और गढ़वाल मंडल के बीच में रस्साकसी क्यों चल रही है इतने दिनों से, और एक राजधानी को लेके अभी तक कोई माकूल फैसला नहीं हो पा रहा है? सर, जहां तक आम जन की बात की जाए, उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे कारण ही ये था कि जो फैसिलिटी है उसको पहाड़ों तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत सुविधा और स्वेच्छा से देहरादून जो है वो राजधानी घोषित कर दी गई आनन फानन में। फिर समर कैपिटल, इतना बढ़िया वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है गैरसैंण में। हर साल नाटक जरूर होता है। पिछले साल विधायक वहां ठंड से घबरा कर भागे थे, ये नेशनल मीडिया की कवरेज थी। उसके बाद गर्मियों में पानी की कमी से भागे थे, ये नेशनल मीडिया की कवरेज थी। तो ऐसा नहीं है आम जनता नहीं चाहती है, लेकिन जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनको देहरादून सुलभ लगता है। वहां से फ्लाइट लेकर बड़े शहरों में जाना आसान है, दिल्ली तक की दौड़ उनकी आधी हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है, तो आम राय तो सर गैरसैंण के साथ ही है। कहीं ना कहीं पहाड़ का सेंटिमेंट है। कभी कभी राय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का जो एक हमेशा से एक वैमनस्य तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक थॉट का जो एक डिफरेंस रहा है आइडियोलॉजिकल, तो रस्साकसी चलती है कि कुमाऊं की तरफ आ जाए कैपिटल, या गढ़वाल की तरफ आ जाए। पर गैरसैंण पर सबकी एक राय है कि क्योंकि वो सेंट्रली लोकेटेड है, वहां राजधानी बननी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हमारे नेताओं की मनमानी और सुविधा का कारण है कि गैरसैंण को वो एक प्रॉप की तरह तो यूज करते हैं, लेकिन वहां स्थायी राजधानी को बनाने को लेकर कोई भी नेतृत्व किसी में भी नहीं है, कोई भी गंभीर नहीं है उसको लेकर। अच्छा जी श्वेता, आपको भी लगता है कि ठंड और पानी ये एक जेन्युइन कारण हो सकते थे गैरसैंण से भागने का विधायकों का, या कोई और कारण थे? और दूसरा, सुबह एक बात जी और कही जाती है, आप चूंकि कुमायूं से आती हैं, कि कुमायूं मंडल के लोग हमेशा से उत्तराखंड के साथ, और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तब भी उत्तराखंड में खासतौर से गढ़वाल मंडल के साथ नाइंसाफी करते रहे हैं। गढ़वाल मंडल के नेचुरल रिसोर्सेज का तो दोहन कुमाऊनियों ने किया, लेकिन कुमाऊनियों ने गढ़वाल मंडल को विकसित नहीं होने दिया। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी, और जब अलग राज्य बना तब भी। शुरू के जो मुख्यमंत्री बने वे भी उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल से आते थे, और नित्यानंद स्वामी जी तो कुमाऊं के भी नहीं थे, वो तो मैदानी क्षेत्र के थे। तो जी इस तरह से जो आज जो एक सीधा-सीधा जो हम कहें कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, या कुमायूं के लोगों के खिलाफ गढ़वाल मंडल के लोगों में जो एक नाराजगी दिखाई देती है, क्या उसको आप जायज मानती हैं कि क्या शुरुआती दौर में सचमुच कुमायूं के लोगों ने गढ़वाल के लोगों के साथ नाइंसाफी की, उनका दोहन किया, उनका शोषण किया, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का भी दोहन किया, और उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिला? सर, मुझे किस्मत से मैं उस रीजन से आती हूँ जिसने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का काम किया। जो मासी, जो मेरा नेटिव विलेज है, दुसांझ कल्चर को मानता है। वहां पर जब कुमाऊं और गढ़वाल का जो वैमनस्य है, ये गलत शब्द है आज के, आज यूज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस काफी पुराना रहा है, झगड़ा काफी पुराना रहा है। उत्तराखंड राज्य स्थापित होते ही खतड़वा जो एक फेस्टिवल था, जो कुमाऊनी जीत के तौर पे मनाते थे 17 सितंबर को, उस पर रोक लगाई गई।
इसके पीछे सर डेमोग्राफिक जो है वो ये है कि शिवालिक रेंज में गढ़वाल आता है, कहीं ना कहीं वहां पे हरियाली नहीं थी, इतना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो वो इग्नोर्ड तो रहा है यूपी के टाइम पे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। कुमाऊं जो है, लिटरेचर की बात करें या ऑफिसर्स की बात करें, हमेशा एक कदम थोड़ा आगे रहा है। और बिल्कुल कुमाऊं और गढ़वाल में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। भाषा की बात करें, कल्चर की बात करें, तो जो जुड़ाव है वो आसानी से नहीं आ पाता। यहाँ तक कि मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो कुमाऊनी परिवार और गढ़वाली परिवार आपस में जो वैवाहिक संबंध है वो भी स्थापित करने से घबराते थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में ये दृश्य बदला है। आज एक लोगों की अगर मैं बात करूं तो मधुर हुए हैं संबंध, और लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि जो पावर में पहुंच गया ऊपर, वो फिर कुमाऊनी या गढ़वाली नहीं रहा, वो सिर्फ एक उत्तराखंडी रहा, और उसने कहीं भी न्याय करने की कोशिश नहीं की। चाहे हम लिटरेचर के तौर पे गौरव पंत की किताबें पढ़ें, या फिर हम बड़े अधिकारियां जिनका हम चिंतन सुनते आए हैं, यहाँ तक ये भी कहा जाता है, सुनने में बहुत कड़वी लग सकती है बात, की पहाड़ी लोग एक ग्लास में अगर दो केकड़े रख दे तो एक दूसरे का पैर खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। ये गंभीर आरोप है, सुनने में कड़वा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है कि बड़े स्तर पे जो अधिकारी पहुंच गए उनमें से अधिकांश अपवाद जरूर रहे हैं। लेकिन अगर छोटे स्तर की सर बात की जाए तो एक बड़ा पेड़ जिस तरह से बाहर लगा दिया जाता है और वो छोटे पेड़ों को छाया देता है, जो हमारे गांव से निकलकर, चाहे कुमाऊं की बात हो, गढ़वाल की बात हो, दुसांझ का क्षेत्र हो, जौनसार, भाबर, तराई, कहीं का भी क्षेत्र हो, आम आदमी ही आम आदमी के काम आया है। अगर एक आदमी शहर में जाकर बसा है तो उसने अपने गांव वालों को वो सुविधा देने की कोशिश की है, और आज परिदृश्य बदला है। लेकिन बदकिस्मती से जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इस चीज को जरूर भुनाते हैं। वो 20 साल पुराना जो झगड़ा है, जो 150-200 साल पुराना कल्चरल डिफरेंस था, उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। जानबूझकर नेताओं द्वारा, अगर मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र के हैं एक राजनीतिक दल में, तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं के बनाए जाते हैं। उस डिफरेंस को अलाइव रखने की कोशिश की गई है हमेशा। जी। अश्वेता, क्या ये सच्चाई नहीं है कि कुमाऊं के पंत, जोशी, पांडे, ये पंडित जी लोगों ने गढ़वाल मंडल के जो राजपूत बिरादरी थी, रावत लोग थे, उनको हर तरह से दबाने की कोशिश की, चाहे नौकरी हो, कारोबार हो या राजनीति हो? सर मैं अगेन कहूंगी, इसमें जनरलाइजेशन ना करते हुए, अगर हम कुछ कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने ये कुत्सित प्रयास किया, जिसका दुष्फल हम आज भी भोगते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए, अगर माननीय एनडी तिवारी जी की बात कही जाए, तो बड़े ब्राह्मण नेता थे कुमाऊं के, लेकिन उनके दरबार में, मैं तो दरबार ही कहती हूँ उनका, हर तरह का आदमी वहां पहुंचता था, और उनकी पहचान यही थी कि वो आम से आम आदमी का नाम, खानदान, सब कुछ याद रखते थे, चाहे वो राजपूत कम्युनिटी रही हो। कुमाऊं के थे तो जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र के लिए थोड़ा दर्द ज्यादा होता है। जैसे आज के परिदृश्य में बात करें तो ये एक जोक भी है कि सिर्फ अगले जन्म मोहे रावत ही कीजो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सिर्फ रावत लोग पावर में हैं, तो ये शायद इसको जीवित रखने की कोशिश की गई है इस डिबेट को, लेकिन बेमानी हो जाती है, क्योंकि आम जनता आज ये समझ चुकी है कि जो ऊपर जो मुख्यमंत्री है वो सबका मुख्यमंत्री है। वो जातिगत समीकरणों से कम युवा जनरेशन आगे निकल के सोचना चाहती है। पर जी हाँ, इसको जीवित जरूर रखा जा रहा है। जानबूझकर कड़वे एक्सपीरियंसेस बार बार याद दिलाया जाता है। ठाकुर ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी ठुल ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी कास्टिज्म है, जो बड़े ब्राह्मण है वो छोटे ब्राह्मण की नहीं सुनते। तो हाँ, जातिगत समीकरण आज भी हावी है कहीं ना कहीं, इस बात को मैं स्वीकारती हूँ। जी। हाँ, तो ये माना जाए ना कि आज के दौर में जी। बिष्ट और रावत की जो बार्गेनिंग पावर है या जो ब्रांड वैल्यू है वो ज्यादा है पंत, तिवारी, पांडे और जोशी के। मतलब कहीं ना कहीं सर, हाँ, जातिगत समीकरण हावी जरूर है, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। तो आजकल रावतों का दौर है तो इस तरह से समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन जातिगत समीकरण जीवित है हमारे वहाँ, ये जरूर सच है। अच्छा, एक और चीज हम हर साल सुनते हैं, देखते हैं, और आप लोग भी उस पर चिंता जताते हैं, हर साल पहाड़ों में आग लगती है जी। और कुछ दिन तक चलता है, फिर उस आग बुझाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और फिर वो प्रॉब्लम उसको कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है। और ये हम कई वर्षों हम्म। से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने और हमने दोनों ने देखा था कि आपके जो वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो खुद आग बुझा रहे थे। जबकि उनके मुख्यमंत्री ने दावा किया जी। था कि भारत सरकार से उन्होंने हेलीकॉप्टर माँग लिया है और भारत सरकार हर संभव मदद कर रही है आग बुझाने के लिए।
तो ये जो पहाड़ों की जी आग है, इसके पीछे का क्या डायनामिक्स है, क्या इकोनॉमी है, आप थोड़ा बताएंगे? सर, आरोप जी, आरोप तो सर गांव वालों पर भी लगते आए हैं कि वो लोग स्वयं आग लगा लेते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर आप देखें लोकल के लोगों में, क्योंकि फॉरेस्ट 75% हमारा जो कवरेज है एरिया का, वो फॉरेस्ट कवरेज का एरिया है। और जो लोकल गांव वासी हैं, चाहे वन ग्राम के वासी हो चाहे राजस्व ग्राम के वासी हो, उनमें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच की खाई जो है वो बड़ी होती जा रही है। क्योंकि ये बात तो हमको माननी होगी, स्वीकारनी होगी कि डिपार्टमेंट कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आज की डेट में तो सैटेलाइट के माध्यम से ये लोग कैच करने की कोशिश करते हैं कहाँ फायर लग रही है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी बरसाया जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, लेकिन फायर फाइटिंग जो हमारा मैकेनिज्म है वो एग्जीक्यूशन में लो इसलिए हो गया है क्योंकि जनता और फॉरेस्ट के बीच की खाई बढ़ गई है। इसके पीछे तीन चार कारण हैं। एक तो अधिकारों का दमन हो रहा है लोगों के, क्योंकि बाबू लोग तो बैठकर देहरादून में कुछ नियम बनाते हैं, रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो जो सक्षम वर्ग है उसको तो कोई, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। मैं कॉर्बेट के क्षेत्र से आती हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां 200-250 रिजॉर्ट्स का संचालन होता है, लेकिन उनके म्यूजिक से लेकर रेव पार्टी से लेकर कहीं कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं दिखता। लेकिन जो वहां का गांव वासी है, जो वर्षों से उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करता आ रहा है, उसका इको सेंसिटिव जोन के नाम पर दोहन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी है लोगों के अंदर, कुछ शरारती तत्व इसका गलत फायदा भी उठाते होंगे। लेकिन विल पावर जो है फॉरेस्टर्स की, पहले जंगल को जंगलात बोला जाता था, विभाग को जंगलात को बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था। ये एक दूसरी बहस है कि चीड़ के पेड़ जानबूझ के लगाए गए, साल का पेड़ जानबूझ कर लगाया गया। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करें 2021 में, नेटवर्क का जमाना है, लोग मोबाइल फोन से लोगों को सूचित कर सकते हैं, लेकिन सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है वन विभाग और लोगों में। डराती लेके लोग पहुंच जाते हैं ऑफिसर्स के पास, क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। होता यही है कि हम अब छूट देते हैं लोगों को जंगल में जाने की, उसके टूरिज्म पे बल देते हैं, लेकिन जो वाइल्ड का अटैक है उसका जो खामियाजा है वो गांव वालों को भुगतना पड़ता है। फैसिलिटीज के नाम पे आप उन्हें कुछ नहीं देते। आज भी 1 ग्राम जो है हमारे वहां बिजली और पानी, और जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि 2008 या 10 का, कि आपको हर गांव में बिजली पानी और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर देना होगा, लेकिन आज भी रामनगर जो कि कनेक्टेड एरिया है, विश्व का टूरिज्म वहां पे होता है, लेकिन वहां के 23 ग्राम आज भी बिजली पानी के लिए तरस रहे। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक क्रोध की भावना है, और आग लगती है तो वो लोग बुझाने की बजाय शरारतों पे उतर आते हैं। इस साल की अगर बात करें, मौसम इस बार हमारे वहां वो वाले जाड़े नहीं पड़े जब बर्फबारी ज्यादा होती हो, नमी की कमी थी, इसलिए अप्रैल माह में ही आग लगनी शुरू हो गई है। और विल पावर नेताओं की वहीं से दिखती है कि आपने हर चीज को इतना नाटक समझ लिया है कि जहां हेलीकॉप्टर्स आग नहीं बुझा पा रहे, वहां आप एक झाड़ी लेकर आग बुझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। यह हास्यास्पद हाँ। ज्यादा लगता है, पॉलिटिकल टैक्टिक ज्यादा लगती है। और हैरानी की बात है, हमारे मीडिया के जो भाई हैं उनकी तारीफ में ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जबकि इस पर गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए। जी अच्छा श्वेता, एक और डिमांड बहुत दिनों से चली आ रही थी, और बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी भी बड़ा जोर शोर से इसको उठाती थी कि अगर वे लोग सत्ता में आएंगे तो फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव करेंगे, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, और जिस कानून के चलते कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका जनजीवन काफी दुश्वारियों से गुजरता है और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि लोकल लेवल के साथ अलग व्यवहार है, लोकल सिटीजन्स के साथ, और जो संपन्न लोग हैं उनके साथ अलग व्यवहार है वन विभाग के अधिकारियों का। तो जी आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, उन जो फॉरेस्ट एक्ट हैं जिसके चलते उसका दुरुपयोग होता है और जो लोकल सिटीजन्स हैं उनका जनजीवन उससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उसमें बदलाव के लिए क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से कोई आवाज उठाई जाती है? सर, आवाज उठाई जाती है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, पिछले ही महीने एक बहुत ही हास्यास्पद ऑर्डर जो है, एक स्वघोषित पर्यावरण प्रेमी है दिल्ली के, उन्होंने वहां बैठकर एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को मिसगाइड करने का काम करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से
अभी हम सब जानते हैं कि हम वाया यूपी होते हुए जाते हैं कुमाऊं और गढ़वाल। एक ही रास्ता था कंडी मार्ग। इस सरकार की, मौजूदा सरकार की पहली घोषणा माननीय हरक सिंह रावत जी ने की थी कि कंडी मार्ग को खोल दिया जाएगा। एक हवाई घोषणा थी वो, बिना तथ्यों को जाने, बिना फॉरेस्ट को समझे, बिना कोर्ट में कहाँ चल रहा है मैटर उसको बिना समझे उन्होंने वो घोषणा करी। आज 4 साल होने को आए, कंडी मार्ग अभी भी बंद है। कंडी मार्ग दरअसल सर रामनगर और कोटद्वार को जोड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क के बीच की एक सड़क है जो कि वन सड़क बोली जाती है। वहां वर्षों से जीएमओयू यानी कि गढ़वाल मंडल की जो पब्लिक जो बसेस होती हैं, एक प्राइवेट एजेंसी है लेकिन सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड है। बहुत कम पैसों में रामनगर का व्यक्ति यानी कुमाऊं का व्यक्ति गढ़वाल पहुंच सकता था। ये याचिका दायर की गई दिल्ली में और उसमें ये बोल दिया गया कि एक प्राइवेट एजेंसी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक प्राइवेट ओनर जो है उनको संचालन की अनुमति दे रखी है, प्राइवेट व्हीकल, जो कि पूरी तरह से एक झूठा तथ्य था। पब्लिक सर्विसेज का ये डिपार्टमेंट रहा है। जेएमयू की बस घाटे में है जेएमयू, लेकिन कई सालों से बसों का संचालन कर रही है। इस पे मैंने खुद एक याचिका अब दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके। अगर एक बस है और 50 लोग उसमें जाते हैं एक दिन में, तो वो 50 अलग अलग व्यक्तियों को पास देने से अच्छा है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं सर, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। फिर चाहे इको सेंसिटिव जोन की बात की गई हो, अब आपने कहा कि ये भाजपा की घोषणा थी, तो जिस साल त्रासदी आई थी उस साल कॉर्बेट महोत्सव का आयोजन तत्कालीन जो मंत्री थे सतपाल महाराज और उनकी धर्मपत्नी हमारी विधायक थी तब रामनगर की, वो कॉर्बेट महोत्सव करवा रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस में 70 लाख का हम लोग जियो लेकर आए निकाल के कि आप किस आधार पर कॉर्बेट महोत्सव कॉर्बेट में करा रहे हैं। रात को 10 बजे बाद यहाँ विश्व के कलाकार गाना गाएंगे चलेगा, लेकिन आम आदमी को उसके घर में शादी ब्याह होती है तो 8 बजे बाद बैंड की भी अनुमति नहीं मिलती है। आज वही लोग भाजपा सरकार का हिस्सा है। तो पहले तो यही बहुत कंफ्यूजन है कि वहां भाजपा कौन है और कांग्रेस कौन है, क्योंकि चेहरे बदल जाते हैं, दल बदल जाते हैं। आज शायद नेताओं को स्वयं भी याद नहीं रहता कि वो कौन से दल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, अवेयर मासेस के लोग हैं जो इस पर आवाज उठाते रहते हैं। कल भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट में ही किसी ने वोकल तौर पे कहा कि ये जो आग लग रही है इस पर वन विभाग को तलब किया जाए। तो आज सीसीएफ सर को तलब किया है हाई कोर्ट ने। तो लोग हैं सर, आवाज भी उठाते हैं और इसीलिए छोटे छोटे पॉकेट्स में न्याय मिलता है। लेकिन संघर्ष इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर, दुख की बात यह है जो अधिकारी उत्तराखंड से भी आते हैं मूल रूप से, वो भी कहीं ना कहीं आज सत्ता के गेम में खो गए हैं। वो भी जनहित की बात करते नहीं दिखते। तो बदलाव होता है, लेकिन जिस लेवल पे, जिस स्पीड से डैमेज हो रहा है जनहितों का, वो स्पीड शायद हम लोग मैचअप नहीं कर पाते। लेकिन प्रयासों में सर कमी नहीं रहती है, लगातार प्रयास जारी रहते हैं। थैंक यू श्वेता, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और हमारी बेस्ट विशेज है आपके इस संघर्ष में कि आप कामयाब हो। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू।